हाँ जी दोस्तों, तो वीडियो शुरू करने के पहले फटाफट से एक बार वीडियो को पॉज करो और इसको एक बार फटाफट से पढ़ लो। 2 सेकंड पॉज करो, इसको स्किप मत करना, इसके बिना आगे मत पढ़ना। पॉज करो और इसको पढ़ लो। ठीक है, चलो अब मैं आई होप ये आपने पढ़ लिया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू चैप्टर नंबर 8 दैट इज ड्यू डिलीजेंस। अब ये वापस जैसे उसी आपने पढ़ा होगा पॉज करके, केवल निमोनिक्स और रेक्टिफिकेशन वीडियो, इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, जो मैं बोलूंगा यहाँ पे याद कराने के लिए उसका मतलब अलग होगा। आईसीआई ने कुछ और लिखा होगा, उसका मतलब कुछ और होगा, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग पे नहीं है, अभी केवल रेक्टिफिकेशन पे फोकस मिल दूंगा मैं, क्योंकि याद करने से ही मार्क्स मिलेंगे। और अगर आपको नहीं समझना भी है तो बिल्कुल फ्री फास्ट ट्रैक बैच अपन ने ऑडिट का यूट्यूब पे डाल रखा है, वहां पे चले जाओ, वहां पे समझने के साथ रेक्टिफिकेशन दोनों मिल जाएगा। ओके चलो, चैप्टर नंबर 8 ड्यू डिलिजेंस। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ ड्यू डिलिजेंस, कितनी तरह के क्लासिफाई करके आईसीआई ड्यू डिलिजेंस को। तो इसको कैसे याद करेंगे भाई, अगर तुमने सीए कोर्स में आने के पहले जब सीपीटी का फॉर्म भरा था उस वक्त ड्यू डिलिजेंस कर लेते, सीपीटी का फॉर्म फाइल करने के पहले ड्यू डिलिजेंस कर लेते, तो ये नौबत नहीं आती, ये दिन नहीं देखने को मिलते जो आज तुम देख रहे हो। तो सीपीटी का फॉर्म फाइल करने के पहले अच्छे से ड्यू डिलिजेंस कर लेनी चाहिए थी। कौन सा, अगर ड्यू डिलिजेंस अब जैसे आएगा दिमाग में तो क्या आएगा, सीपीटी का फॉर्म अगर अपन फाइल करते वक्त ड्यू डिलिजेंस कर लिए होते तो आज ये दिन ना देखने पड़ते। तो ये सीपीटी फाइल सीपीटी FILE। सी से कॉमर्शियल ड्यू डिलिजेंस, पी से पर्सनल, टी से टैक्स, एफ से फाइनेंस, आई से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एल से लीगल, ई से एनवायरमेंटल। सी से कॉमर्शियल, पी से पर्सनल, साथ साथ बोलो, सी से कॉमर्शियल, पी से पर्सनल, टी से टैक्सेशन, एफ से फाइनेंस, आई से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एल से लीगल, ई से एनवायरमेंटल। अब यहाँ पे ध्यान रखना, पी और टी में कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे मैंने लिखा है तुमको साथ में इसलिए। पी से पर्सनल है, पॉलिटिकल नहीं है भाई, ध्यान रखना इस चीज को। टी से टैक्सेशन है, टेक्नोलॉजिकल नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी नीचे ऑलरेडी आ गई है एक बार। ठीक है, तो सीपीटी फाइल ड्यू डिलिजेंस का अपन को कर लेना चाहिए था आईसीआई को जब सीपीटी का फॉर्म भरा था उसके पहले। फैक्टर टू बी कंसीडर फॉर एफएमटी, फ्यूचर मेंटेनेबल टर्नओवर। फ्यूचर में कितना टर्नओवर उसको कैसे असेस करेंगे भाई, अगर फ्यूचर में कितना टर्नओवर होगा वो अगर आपको देखना है तो पहले पास्ट की सेल्स देखो, पास्ट की सेल्स का क्या ट्रेंड था, तो उस हिसाब से फ्यूचर की सेल पता पड़ेगी। प्लस गवर्नमेंट और कॉम्पिटिटर क्या एक्शन लेने वाले हैं वो भी अपनी सेल को अफेक्ट करेगी। फ्यूचर की सेल देखनी है तो पास्ट की सेल देखो, फ्यूचर की सेल देखनी है तो पास्ट की सेल का ट्रेंड देखो, और उसी से और साथ में आपको देखना पड़ेगा गवर्नमेंट और कॉम्पिटिटर के क्या एक्शन है। या तो ऐसे याद कर लो, पहले कितना हुआ आगे कितना हो सकता है, गवर्नमेंट और कॉम्पिटिटर, पहले कितना हुआ आगे कितना हो सकता है, गवर्नमेंट और कॉम्पिटिटर। नहीं, अगर ऐसे याद नहीं हो रहा तो दूसरा याद ले लो, एमसीपीटी। एमसी, एम से कितना है, एम से फ्यूचर पॉसिबिलिटी में मार्केटेबिलिटी कितनी है, पॉसिबल कितना एक्सटेंड हो सकता है मार्केट, एम से मार्केटेबिलिटी फ्यूचर में कितना हो सकता है समझाएंगे, नहीं चलो जल्दी चलो। सी से कंपटीशन, मार्केटेबिलिटी, सी से कंपटीशन, फिर एमसीपीटी, पी से पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशन, पॉलिटिकल कोई गवर्नमेंट वाला हो गया, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशन, टी से ट्रेंड ऑफ पास्ट ईयर सेल, टी से ट्रेंड ऑफ पास्ट ईयर सेल। और बाकी अगर ऐसे देखना है, पहले कितना था पास्ट सेल, ट्रेंड ऑफ पास्ट ईयर सेल, आगे फ्यूचर में कितना होगा, फ्यूचर में कितना एक्सटेंड हो सकता है मार्केट, मार्केटेबिलिटी ऑफ अ पॉसिबल टू एक्सटेंड द मार्केट। एंड देन पी, और पी फॉर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशन, आगे डिपेंड करेगा गवर्नमेंट और कॉम्पिटिटर के क्या एक्शन है उससे डिपेंड करेगा, पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंट। ओके चलो, एमसीपीटी या फिर पहले का मार्केट, आगे का मार्केट, और गवर्नमेंट और कॉम्पिटिटर के क्या एक्शन होने वाले हैं। ओवर वैल्यूड असेट कैसे चेक करें, कोई कंपनी एक्वायर कर रहे हो तुम, उसके अंदर असेट की प्रॉपर वैल्यूएशन नहीं है, ओवर वैल्यूड है, वो कैसे चेक करें। अब कुछ नहीं करना, बहुत इजी है, बहुत इजी है। असेट सोचती पहले तुम्हारे दिमाग में क्या क्या आते हैं, करंट असेट आता है, फिक्स असेट आता है, इन्वेस्टमेंट आता है, कुछ फिक्टिशियस असेट होते हैं वो भी आते हैं, इन्वेस्टमेंट भी आते हैं, हर तरह के असेट दिमाग में आ गए। करंट असेट ही तो बचपन से पढ़ा हुआ है भाई, इसमें क्या समझाऊं, करंट असेट, फिक्स असेट, इंटेंजिबल असेट, इन्वेस्टमेंट, डमी असेट जो होते हैं ना अलग अलग तरह के, फिक्टिशियस असेट्स वो वाले आ गए। तो करंट असेट के अंदर दिमाग में क्या आएगा, डेटर इन्वेंट्री, कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है दिमाग में, मेरे को पता है तुम्हारी यही आया होगा, डेटर और इन्वेंट्री, डेटर मतलब रिसीवेबल, इन्वेंट्री मतलब इन्वेंट्री। फिक्स असेट में दिमाग में क्या आया होगा, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, ये सब वही है भाई, लैंड, बिल्डिंग, असेट एंड प्रॉपर्टी, प्लांट मशीनरी। इंटेंजिबल असेट ठीक है, इन्वेस्टमेंट ठीक है, और वो डमी असेट वही वाला जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, असली के अंदर असेट नहीं है, फिक्टिशियस असेट है पर फिर भी उसको असेट बना रखा है। ठीक है, तो अपन को ये चीज चेक करनी है, रिसीवेबल अनकलेक्टेबल तो नहीं है, इन्वेंट्री ऑब्सोलेट तो नहीं हो चुकी है, करंट असेट के अंदर हो गया। फिर फिक्स असेट के अंदर क्या क्या था, प्लांट एंड मशीनरी एंड लैंड, प्लांट एंड मशीनरी ऑब्सोलेट तो नहीं हो गई, लैंड लिटिगेटेड तो नहीं है। इंटेंजिबल असेट की कोई वैल्यू ही नहीं है, बुक में दिखा रखी है गुडविल, पर गुडविल की असली के अंदर कुछ वैल्यू ही नहीं बची। इन्वेस्टमेंट की रियलाइजेशन वैल्यू बहुत कम है कॉस्ट से, मतलब असली में रियलाइज मार्केट में अब बहुत कम होने वाला है, खरीदा तो बहुत महंगा था अपन ने। डमी एसेट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती भाई, ये तो यूं ही कर दिया था कैपिटलाइज अपन ने। ठीक है, तो क्या क्या याद रखना है अपन को, ओवरऑल से सारी की सारी एसेट याद आ जानी चाहिए अपन को।
जितनी भी होती है करंट असेट, फिक्स असेट, इंटेंजिबल असेट, इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, ये सारी फिर उसके अंदर और बाइफिकेशन। ये इजी है बहुत, अपने आप याद हो जाता है। हाउ टू चेक हिडन लाइबिलिटी। अब यही लाइबिलिटी कैसे चेक करें। हिडन लाइबिलिटी क्या होती है, दिमाग में आते हुए हिडन लाइबिलिटी भाई मेरे तो आ जाता है कंटिंजेंट लाइबिलिटी, सबसे फर्स्ट कीवर्ड क्या आता है, कंटिंजेंट लाइबिलिटी। ऑफ कोर्स सबके दिमाग में नहीं आता है। कंटिंजेंट लाइबिलिटी किससे हो सकती है, कंटिंजेंट लाइबिलिटी या तो अपन ने किसी ने अपन पे केस वगैरह कर रखा हो, या तो किसी ने केस वगैरह कर रखा हो, या फिर किसी टैक्स ऑथोरिटीज वगैरह ने अपन पे कुछ फाइलिंग मार रखी हो कि यार इस बंदे ने ये टैक्स नहीं दिया, शोकॉज नोटिस वगैरह हो रहे हैं। ये दिमाग में बहुत नॉर्मल है आना, ये इजीली आ जाएगा, ठीक है। तो फिर कंटिंजेंट लाइबिलिटी होती है। और या फिर लिटिगेशन हो रहा है कस्टमर लेबल गवर्नमेंट के साथ, तो उन्होंने केस फाइल कर रखा है किसी ने, या फिर टैक्सेशन अथॉरिटी ने फाइल कर रखा है। तो कंटिंजेंट लाइबिलिटी में भी अपन को क्या दिमाग में आता है, एलसीबीजी, किसी ने शोकॉज नोटिस वगैरह दे रखा है, वही सब, ठीक है। तो कंटिंजेंट लाइबिलिटी या फिर लिटिगेशन हो रही है, किसी ने अपन पे केस कर रखा है, या फिर टैक्सेशन वालों ने अपन को नोटिस दे रखे। तो ये है हिडन लाइबिलिटी जो अपन बुक्स में शो नहीं करे। कंटिंजेंट लाइबिलिटी, लेटर ऑफ कंफर्ट, एलसीबीजी जो होता है गारंटी वगैरह, ठीक है, ये एलसीबीजी हो गया अपना। और उसके बाद एक शो कॉज नोटिस जो किसी ने भी अपन को दे रखी है, शो कॉज नोटिस पे भी अपन को ये पॉइंट और बनाने हैं। शो कॉज नोटिस या तो इन लोगों ने दे रखे है, या फिर गवर्नमेंट ने टैक्सेशन लाइबिलिटी में दे रखे है, ठीक है। तो ये भी बन जाएगा शो कॉज नोटिस से पॉइंट। तो सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा भाई, हिडन लाइबिलिटी सोचते ही पहले कंटिंजेंट लाइबिलिटी आ जाएगी अपने दिमाग में, वहां से एलसीबीजी शो कॉज नोटिस याद आएंगे। शो कॉज नोटिस कौन देगा, कोई भी दे देगा बंदा, बिजनेस वाला अपना जो भी स्टेक होल्डर है, या फिर गवर्नमेंट अपन को दे देगा कि आपने टैक्सेशन सही से नहीं फाइल करे भाई, इसलिए हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। अब ये कंटिजेंट लायबिलिटी क्या होगा, शोकॉज नोटिस और एलसीबीजी अपने दिमाग में यूं ही आ जाते हैं। अब केस किसने करेगा, लिटिगेशन किसी भी स्टेक होल्डर से, लेबर से, कस्टमर से, गवर्नमेंट से, लेबर से, कस्टमर से, गवर्नमेंट से, किसी से भी, लेबर, कस्टमर, गवर्नमेंट, जितने भी स्टेक होल्डर है दिमाग में आ जाता है ना। कस्टमर इससे माल खरीदते हैं, लेबर इससे काम कराते हैं, गवर्नमेंट है जिसकी अपन फैसिलिटी यूज लेते हैं, टैक्स देते हैं। तो उसको ये सारे कस्टमर, लेबर, गवर्नमेंट, किससे भी लिटिगेशन। कस्टमर क्यों केस करेगा, आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं था, कस्टमर क्यों केस करेगा, आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं था। लेबर क्यों केस करेगा, लेबर को आप पूरे पैसे नहीं दे रहे, लेबर क्लेम अंडर नेगोशिएशन अनरिजॉल्व्ड लेबर लिटिगेशन। गवर्नमेंट क्यों केस करेगी, या तो आप टैक्स वगैरह के रुपए में दे रहे, या फिर इन्वायरमेंट खराब कर रहे हो, या फिर एनवायरमेंट खराब कर रहे हो आप, ठीक है ना। तो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, और या फिर टैक्स नहीं दे रहे हो आप। तो लिटिगेशन विद लेबर, कस्टमर, गवर्नमेंट, ये बिल्कुल इजीली याद हो जाएगा। टैक्सेशन के अंदर जितने भी टैक्स आते हैं घुसा दो इधर, जितने भी टैक्स आते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी, इनका कोई भी असेसमेंट या फिर टैक्स लायबिलिटी पेंडिंग पड़ा है, सारे इधर ही घुसा दो, ठीक है। टैक्स लायबिलिटी अंडर डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, सेल्स लायबिलिटी, कस्टम ड्यूटी पेंडिंग, ठीक है। ये सारे पॉइंट आपको याद हो ही गए होंगे इजीली। अब बात अदर्स के अंदर दो पॉइंट एक बार यू ही पढ़ लो, याद नहीं हो तो भी एमसीक्यू के लिए पढ़ लो। एग्रीमेंट टू बाय बैक शेयर एट स्टेटेड प्राइस, बाय बैक करने का एग्रीमेंट कर रखा है स्टेटेड प्राइस पे, या फिर फ्यूचर लीज लायबिलिटी का कोई भी आगे की फ्यूचर लायबिलिटी, ठीक है। तो ये अपन को इजीली याद हो जाएंगे। कंटीजेंट लायबिलिटी वर्ड याद में आना चाहिए, फिर कंटीजेंट लायबिलिटी एलसीबीजी होता है, या फिर शोकॉज नोटिस होता है। शोकॉज नोटिस के अंदर कितने 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 स्टेक होल्डर ने या तो अपन पे केस वेस कर रखा है, स्टेक होल्डर में भी गवर्नमेंट ने केस कर रखा है, गवर्नमेंट में भी दो तरह के केस हो सकते हैं, एनवायरमेंटल अपन को डैमेज कर रहे हैं, या फिर टैक्सेशन वगैरह नहीं दे रहे, फिर टैक्सेशन से सारे के सारे टैक्सेशन आ जाएंगे। चलो नीचे, मैटर्स टू बी इंक्लूडेड इन स्कोप ऑफ ए फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस के स्कोप में कौन कौन से मैटर इंक्लूड होते हैं भाई। एक चीज ध्यान रखना, अगर तुम अपने आप एम्प्लॉय रख रखे, बंदे रख रखे, तो उन बंदों का ध्यान रखना, क्योंकि तुम उसको पैसा दे रहे हो, पैसा दे रहे हो मतलब फाइनेंस दे रहे हो। बंदों का ध्यान रखना क्योंकि तुम उसको पैसा दे रहे हो, फाइनेंस दे रहे हो, इसलिए उनको बोलना, जो अकाउंटिंग के बंदे रख रखे, कि आपको हम पैसा दे रहे, उन बंदों को अपन पैसा दे रहे, फाइनेंस दे रहे, तो लॉ एंड रेगुलेशन को फॉलो करके ही अकाउंट्स बनाए और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए। लॉ एंड रेगुलेशन को फॉलो करके ही अकाउंटिंग करे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए। भाई बंदों का ध्यान रखना चाहिए, तुमने एम्प्लॉय रख रखे अकाउंट्स डिपार्टमेंट के, उसको तुम पैसा और फाइनेंस दे रहे हो, तो इसलिए उनको पहले ही बोल देना भाई हम तुमको पैसे दे रहे हैं, तो लॉ एंड रेगुलेशन का ध्यान रख के अकाउंटिंग करो और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ, ठीक है ना। तो अब कंपनी में बंदे कौन से होते हैं, बंदों का ध्यान रखना क्योंकि वो पैसा फाइनेंस दे रहे हैं, तो लॉ एंड रेगुलेशन फॉलो करके ही अकाउंटिंग और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए। बंदे कौन कौन होते हैं, प्रमोटर और मैनेजमेंट। बंदे कौन कौन होते हैं कंपनी के अंदर, प्रमोटर और मैनेजमेंट, ये बंदे ही तो है भाई, अपने बंदे एक तरीके से, प्रमोटर और मैनेजमेंट यही बंदे हैं। पैसा दे रहे, फाइनेंस दे रहे हैं, या फिर फाइनेंस फाइनेंस मतलब कैश फ्लो और फाइनेंशियल पोजीशन, पैसा मतलब कैश फ्लो, फाइनेंस से यहाँ पे क्या याद आएगा, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, कैश फ्लो, पैसा मतलब कैश फ्लो, फाइनेंस मतलब फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, तो उनको कैश फ्लो दे रहे हैं, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन दे रहे हैं, तो लॉ एंड रेगुलेशन को फॉलो करके ही, लॉ एंड रेगुलेशन मतलब स्टैट्यूटरी कंप्लायंस एंड टैक्सेशन, स्टैट्यूटरी कंप्लायंस एंड टैक्सेशन, लॉ एंड रेगुलेशन को फॉलो करके ही अकाउंटिंग करे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए। लॉ एंड रेगुलेशन को फॉलो करके ही अकाउंटिंग करे, अकाउंटिंग पॉलिसी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये से याद होगा। बंदे प्रमोटर मैनेजमेंट, पैसा दे रहे, फाइनेंस दे रहे, कैश फ्लो, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, लॉ एंड रेगुलेशन को फॉलो करके, लॉ एंड रेगुलेशन में स्टैट्यूटरी कंप्लायंस, टैक्सेशन करके ही अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट करे, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकाउंटिंग पॉलिसी, रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। To check cash flow in a financial due diligence,
एफडीडी फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस के अंदर कैश फ्लो कैसे चेक करेंगे भाई, बिल्कुल नॉर्मल बात है। किसी भी कंपनी में आइडियल कैश नहीं पड़ा होना चाहिए, किसी भी कंपनी में आइडियल कैश नहीं पड़ा होना चाहिए। आइडियल कैश पड़ा है मतलब उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे, तो किसी भी कंपनी में आइडियल कैश नहीं पड़ा होना चाहिए, मतलब आप उसका प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर रहे, आप उसको अच्छी जगह इन्वेस्ट करो। किसी भी कंपनी में आइडियल कैश नहीं पड़ा रहना चाहिए, मतलब आप उसको अच्छा यूटिलाइज नहीं कर रहे, उसको कहीं पे उसको कहीं पे इन्वेस्ट करो। मतलब जब भी इसी अच्छी जगह इन्वेस्ट करो कि मुझे जब भी पैसा निकालना हो, रिसीव करना हो, तब मैं रिसीव कर पाऊं और अपनी लायबिलिटी चुका पाऊं। जब भी मेरे को पैसा निकालना हो तब मैं इसको रिसीव कर पाऊं और अपनी लायबिलिटी चुका पाऊं। किसी भी कंपनी में आइडियल कैश फ्लो नहीं होना चाहिए, मतलब आप उसको अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर रहे, तो क्या करें, उसको अच्छी जगह इन्वेस्ट करो, जहां से इन्वेस्ट करो वहां से कभी भी रिसीव कर सके और अपनी लायबिलिटी अच्छे से रीपे कर सके। तो आइडियल, आर देयर एनी फंड लाइंग आइडल, यूटिलाइज हाउ वेल द फंड इज डिप्लॉयड। ओके, तो आप उसको अच्छे से डिप्लॉय, यूटिलाइज नहीं कर रहे मतलब डिप्लॉय नहीं कर रहे, हाउ वेल द फंड इज डिप्लॉयड, हाउ वेल डज इट डिप्लॉय द फंड, सॉरी। एंड इन्वेस्ट, इन्वेस्टिंग पैटर्न देखो कंपनी का कि इजीली रियलाइजेबल तो है ना। इन्वेस्ट आइडल है, यूटिलाइज कर रहे हैं नहीं कर रहे सही से। इन्वेस्ट, व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट पैटर्न ऑफ ए कंपनी, आर दे इजीली रियलाइजेबल। एबल टू रिसीव, रिसीव मतलब इसके अंदर यहाँ पे कि अपने रिसीवेबल को अपन कैश में कन्वर्ट कर सके, रिसीव कैश फ्रॉम रिसीवेबल एंड इन्वेंट्री, कैश में कन्वर्ट कर सके। रीपे मतलब अपनी जो भी लाइबिलिटी है उसको रीपे कर सके अपन। इस कंपनी एबल टू ऑनर इट्स कमिटमेंट टू द ट्रेड पेबल बैंक एंड गवर्नमेंट। ओके, आइडल तो नहीं पड़ा, आइडल नहीं पड़ा, यूटिलाइज अच्छे से कर रहे हो, मतलब हाउ वेल द फंड इज डिप्लॉय। इन्वेस्ट, इन्वेस्ट से मतलब उसको अच्छे से इन्वेस्ट करो, इन्वेस्टिंग पैटर्न। रियलाइज कर सके अपन, रियलाइज किससे करना है अपन को, ट्रेड रिसीवेबल और इन्वेंट्री से। रीपे कर सके, रीपे किसको करेंगे अपन, ट्रेड पेबल वालों को और गवर्नमेंट वगैरह को। ठीक है, नीचे आ जाओ। कंटेंट ऑफ ड्यू डिलिजेंस, ओके लास्ट टॉपिक। इसके पहले मैं तुमको बता देता हूँ, लास्ट टॉपिक के पहले, ये जो मैं तुमको पीडीएफ दे रहा हूँ ये मैं तुमको फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से उठा लेना, तुमको टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल फ्री पीडीएफ मिल जाएगी। पर नहीं सर अगर हमको फुल बुक चाहिए, ये तो कम ही है ना, ये तो फुल बुक ये वाली है अपनी, जिसके अंदर ओनली 500 पेजेस में, केवल 500 पेजेस के अंदर सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चन कवर है, पूरी चार्ट और टेबुलर फॉर्मेट में हाईलाइटेड है, कवर है, सब कुछ अंडरलाइन बोल्ड वगैरह प्रॉपर कर रखा है। हर एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट के नीचे जितने भी आईसीए ने आज तक क्वेश्चन पूछे सब कुछ दे रखे विद प्रॉपर आंसर। अब ये देखो, ये यहाँ पे क्वेश्चन भी है, डिफरेंस, और ये इसका आंसर भी यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो अब ये इसका हो गया, ये हाईलाइटेड है टेबुलर फॉर्मेट के अंदर ही, यहाँ पे भी व्हाट आर द एरिया एंड ड्यू डिलिजेंस, उसकी ट्रिक भी याद करके जो भी अपने पढ़ी सीपीटी फाइल, वो ट्रिक भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। आपको ये बुक चाहिए पूरी, तो आप या फिर ये भी लिख रखा है कि एनी एग्जाम मेन टाइम्स रिपीटेड इन एग्जाम, ये वाला क्वेश्चन, तो आप इसको परचेस कर सकते हो, नीचे लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से परचेस कर सकते हो। सॉफ्ट कॉपी बड़ी नॉमिनल कॉस्ट के अंदर है। ठीक है, चलो अब अपन आते हैं लास्ट टॉपिक जो अपना इंपॉर्टेंट वाला बच्चा है इसका, कंटेंट ऑफ ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट। कंटेंट रिपोर्ट बना रहे हो तुम किसी ऑडिट की, तो क्या ध्यान में रखोगे, क्या क्या कंटेंट में लिखोगे भाई। सबसे पहले तो मैंने हर बार बोला है, अगर तुमने पुरानी वीडियोस देखी है, कोई भी ऑडिट की रिपोर्ट बनाओ तो दिमाग में सबसे पहले होता है कचरा लिखना, उसके अंदर इंट्रोडक्शन क्या था, स्कोप क्या था, मतलब मैंने ये इस ऑडिट के अंदर, इस ड्यू डिलिजेंस में मैंने क्या क्या करा है, इस कंपनी के बारे में लिखूंगा, मैंने क्या क्या करा, इंट्रोडक्शन, स्कोप, क्या क्या स्कोप था मेरा, और इस कंपनी के बारे में लिखूंगा, ये कंपनी है, कंपनी की हिस्ट्री है, प्रमोटर ये, मैनेजमेंट ये, वो सब पहले सारी फालतू बातें लिख दी, उसके बाद नीचे काम की रिपोर्ट आएगी। तो ऊपर सारी फालतू बातें दिमाग में लिखा हो, क्या क्या लिखूंगा मैं सबसे पहले फालतू बातों में, कि फाइनल रिपोर्ट में ऑडिट क्लियर करके मेरा ऑब्जेक्टिव ये था, मैं ड्यू डिलिजेंस में ये करने जा रहा था, मेरा स्कोप ये था, टर्म्स ऑफ रेफरेंस ये थी, ये सब हो गई। कंपनी के बारे में लिखूंगा, बैकग्राउंड क्या थी, हिस्ट्री क्या थी, कंपनी की बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या थी, कंपनी का शेयर होल्डर पैटर्न कैसा है, मैनेजमेंट पैटर्न कैसा है, शेयर होल्डर पैटर्न कैसा है, मैनेजमेंट पैटर्न कैसा है, सबसे पहले लिखूंगा जितनी भी ऑब्जेक्टिव, ड्यू डिलिजेंस वगैरह, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट लेटर में जो भी चीजें थी वो लिख दी। फिर कंपनी के बारे में हिस्ट्री कैसी थी, बैकग्राउंड कैसा था, शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर कैसा है, वो सब चीजें लिखती। ठीक है, अब उसके बाद में काम की चीजें लिखूंगा। अभी ऊपर काम की चीज क्या पड़ा ऊपर, असेट और लायबिलिटी वाला, तो वो असेट के बारे में लिखूंगा, लायबिलिटी के बारे में लिखूंगा। मैं यहाँ पे असेट का वैल्यूएशन सही है, प्रॉपर्टी लीज वगैरह पे उसका कमेंट लिखूंगा, नेटवर्क कैसी असेस करूंगा वो भी लिखूंगा मैं, असेट प्रॉपर्टी नेटवर्क, और उसका असेसमेंट में भी लिखूंगा, फाइनल लायबिलिटी के बारे में भी लिखूंगा, फाइनेंशियल लायबिलिटी का असेसमेंट, टैक्सेशन स्टैट्यूटरी का लायबिलिटी का असेसमेंट, और असेसमेंट ऑफ पॉसिबल लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ लिटिगेशन, जो कंटिजेंट लायबिलिटी होती है, लिटिगेशन का जो भी आउटकम होने वाला है उसकी कोई पॉसिबल लायबिलिटी, तो एसेट के बारे में पूरा लिखूंगा, लायबिलिटी के बारे में पूरा लिखूंगा। ओके डन, तो ये चैप्टर हो चुका है अपना। उसके बाद अपन नेक्स्ट चैप्टर बहुत ही जल्द मिलने वाले हैं, प्लेलिस्ट का मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।